नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। उत्तर प्रदेश का बहराइच दंगा इन दिनों पूरे देश का ध्यान खींच रखा है, लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। यूपी की आज की खास डिबेट में हम इन्हीं दंगों पर बात करेंगे। सबसे पहले बहराइच की बात कर लेते हैं। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा में एक युवक मारा गया। प्रदेश की योगी सरकार ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं समाजवादी समेत तमाम पार्टियां योगी सरकार को घेरने में लगी है। दूसरी तरफ इस घटना में प्रदेश में दो पक्षों के बीच हिंसा के इतिहास को एक बार फिर दोहरा दिया है। सियासी दल इस पर बहस कर रहे हैं कि किसके राज में कितने दंगे हुए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, बहराइच की 3 तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। दुर्गा पंडाल में पथराव हुआ, पहली तस्वीर ये है, और पथराव के बाद में जिस तरीके से हिंसा हुई, ये जो घटना सामने आई, जिसके बाद में पूरे देश में हलचल मची हुई है। और तीसरी जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी भी ली थी और इसके बाद में कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद में थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया था। और उसके बाद में सीएम योगी आदित्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किसके राज में कितने दंगे हुए हैं। सीएम योगी के कार्यकाल में दंगे 2017 से 2021 के बीच सीएम योगी का पहला कार्यकाल रहा। इस बीच प्रदेश में 35 सांप्रदायिक दंगे हुए और दूसरे कार्यकाल में बहराइच का पहला बड़ा दंगा है, जिसमें एक मौत हुई। बता दें कि 2021-2017 के बीच सीएम योगी का पहला कार्यकाल। इसी बीच प्रदेश में 35 सांप्रदायिक दंगे हुए। 2021-2017 आने तक सांप्रदायिक दंगा में 97% तक की कमी हुई है। तो देखिए, क्या पिछली सरकारों से कमी आई है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 2017 से 2021 आने तक सांप्रदायिक दंगों में 97 की कमी। 2018, 2019, 2020 में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी ने खुले मंचों से दंगा मुक्त प्रदेश बताया। और देखिए, ये क्या पिछली सरकारों में कमी आई, ये ग्राफिक्स आपको बताए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। सपा और बसपा सरकार की स्थिति भी आपको बता देते हैं कि 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। एनसीआरबी के मुताबिक 815 सांप्रदायिक दंगे हुए। 815 दंगों में 192 लोगों ने जान गंवाई है। अखिलेश यादव से पहले मायावती सीएम थी। मायावती 2007 से 2012 तक सत्ता में रही। 2007 से 2011 के बीच सांप्रदायिक दंगों की 616 घटनाएं हुई। इन दंगों में 121 लोगों की मौत हुई है। तो देखिए, ये अभी तक की स्थिति हमने आपको बताई कि सपा और बसपा सरकार की स्थिति। देखिए, जिस तरीके से बहराइच सांप्रदायिक दंगा हुआ, इसके बाद में सभी जगह पर हलचल देखने को मिल रही है। और 2.5 साल में यूपी में पहली मौत हुई है। और बहराइच दंगे के बारे में आपको बता रहे हैं कि दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था। एक समुदाय के लोगों ने डीजे बजाने पर आपत्ति जताई। इमारत पर झंडा हटाने की कोशिश के दौरान इलाके में तनाव हुआ। ये इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे। एक घर से फायरिंग हुई और पथराव होने लगा। देखिए, पथराव में मूर्ति टूट गई और बवाल शुरू हो गया। इस दौरान गोली लगने से यात्रा में शामिल युवक की मौत हुई। बता दें कि युवक की मौत के बाद भीड़ भड़की और जमकर तोड़फोड़ हुई। ये इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं। पूरे इलाके में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन भी रोक दिया गया था। भीड़ ने कार्रवाई की मांग तक विसर्जन न करने की धमकी दी थी और पुलिस ने सलमान नाम के शख्स को नामजद किया। बहराइच के अलग अलग इलाकों में लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और देखिए, इसी पर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। आइए आपको सियासी प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही है वो भी सुनाते हैं। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी।
जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूं जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली, बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देकर मठ चले जाना चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद से लगातार सियासत देखने को मिल रही है। तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो विपक्ष के सामने आ रही है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की थी और पीड़ित परिवार को समझाइश भी दी थी और पीड़ित परिवार ने अपनी कई मांगे सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भी रखी थी। लेकिन जिस तरीके से अब घटना की बात करें तो लगातार कानून व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार मांग भी की जा रही है और एक तरीके से इसे साजिश भी कहा जा रहा है, क्योंकि यूपी में जो उपचुनाव है तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद से लगातार सियासत देखने को मिल रही है और लगातार ये विवाद जो है वो गर्माता जा रहा है। लगातार सियासत देखने को मिल रही है और कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और चलिए, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अपर्णा दीक्षित बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुकी है। अपर्णा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। और अशोक तिवारी सपा प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। इसके साथ ही स्टूडियो से हमारे साथ में अकील सिद्दीकी चैनल हेड हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अकील जी, जिस तरीके से मैं सबसे पहले आपसे ही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि कानून व्यवस्था पर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सियासत देखने को मिली और विपक्ष लगातार, एक मुद्दा विपक्ष को मिल चुका है जिसके बाद में अब विपक्ष लगातार हावी है। लेकिन जिस तरीके से हमने ग्राफिक्स बताए हैं, ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाने की भी कोशिश की है कि मायावती का भी राज था एक समय में, अखिलेश यादव का भी राज था, फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का राज। इनके कार्यकाल में भी दंगे हुए हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हमने ग्राफिक्स के जरिए बताया, एनसीआरबी के रिपोर्ट के जरिए बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जो ग्राफ है दंगों का वो कम हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर गिरावट की बात करें तो अपराध में गिरावट जरूर आई है। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें देखिए, अखिलेश यादव के कार्यकाल की तुलना अगर बात करें योगी सरकार की, तो डकैती में 70% की कमी आई थी, हत्या में 30%, दहेज उत्पीड़न के कारण जो मौतें हो रही थी उसमें 22%, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो लगभग जो गिरावट थी वो देखा जाए तो 30% से ज़्यादा गिरावट थी अपराध में। निश्चित तौर पे बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहाँ पर डकैती के केस कम हुए हैं, हत्या के केसेस कम हुए, कानून व्यवस्था दुरुस्त की है। लेकिन सबसे बेहतर, कभी आपने कहा कि मायावती के राज में, तो ये मायावती के राज में कानून व्यवस्था बेहतर थी, अपराध कम थे। सपा की गवर्नमेंट आई तो बढ़ गई जी। निश्चित तौर पे अगर सपा की हम बात करें तो मुझे याद है कि 35 लाख से ज़्यादा जो घटनाएं हुई थी अपराध की, वो 35,14,000 से ज़्यादा हुई थी। लेकिन बीजेपी से जब सरकार, योगी सरकार जब आई तो वो गिरावट हुई और तकरीबन 51% से ज़्यादा गिरावट हुई थी, और जिसमें 22 लाख समथिंग लगभग जो अपराध हुए तो वो दर्ज किए गए थे। तो बहुत ज़्यादा माना जाए तो लगभग देखा जाए तो 13 लाख जो वो थी अपराध की संख्या, वो कम हुई थी। हालांकि जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं वो ज़्यादातर हुए हैं, अगर देखा जाए तो पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा हुए हैं। हालांकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसमें सबसे ज़्यादा हुए, और यही वजह रही है कि समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई है। पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे और ये चर्चा का विषय बना था, और बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं जब सरकार रहती है तो अपराध बढ़ जाते हैं।
सांप्रदायिक दंगे बढ़ जाते हैं और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला था और भारतीय जनता पार्टी को सराखों पे उत्तर प्रदेश की जनता ने बैठाया था। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था योगी सरकार में दुरुस्त है, बहुत बेहतर करने की कोशिश की है। जो रिपोर्ट आई उसमें कम हुई है, अपराध की संख्या है वो कम हुई है, लूट की संख्या कम हुई है, डकैती की संख्या कम हुई है, महिलाओं पे उत्पीड़न की संख्या कम हुई है। हालांकि विपक्ष इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरती नजर आ रही है, लेकिन जो दंगे अब शुरू हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं और कहीं ना कहीं 2027 की भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में ये दंगा होना एक राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं उसको रंग दिया भी जा रहा है और वो लेने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि इसमें सरकार बहुत सख्त रहा है, कई पुलिस अधिकारी वहां पर सस्पेंड किए गए हैं, एडीजी वहां भेजे गए, लॉ एंड ऑर्डर भेजे गए कि उसे कैसे उसे काबू में पाया जाए और लोगों पे कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है कि अगर अपराधी जो सांप्रदायिक दंगे अगर वो बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान सरकार को होता है। उसे रोकने के लिए योगी सरकार कहीं ना कहीं पूरी पुलिस बटालियन को देखिए बहराइच में लगा दिया है और उसे कम करने की, उसे रोकने की कोशिश की गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लेकिन अपराध संख्या की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जब सरकार थी उससे कम योगी सरकार में हुआ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि उपचुनाव है, ऐसे में ये जो घटना हुई है, इतनी बड़ी हिंसा हुई है, उसे साजिश का नाम भी करार दिया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ी हुई है। अपर्णा जी, आपका रुख करूंगी। अपर्णा जी, जिस तरीके से हमने देखा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था देखी है, बुलडोजर की कार्रवाई हमने देखी है, इसके साथ ही बात करें तो एनकाउंटर होते हुए भी हमने देखी है। इतने कड़े कानून के बाद में भी इस तरीके की घटना होना, क्या कानून का कोई खौफ नहीं है और सख्त कानून बनाने की जरूरत है बीजेपी को? देखिए वैष्णवी जी, मैं आपको बता दूं, जो लोग विधायक नहीं मानते, सांसद नहीं मानते, न्यायपालिका नहीं मानते हैं, संसद नहीं मानते हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ अपना ही कानून बनाकर इस देश में रहना चाहते हैं, उन लोगों को साफ तौर पर कह देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के उनकी कोई जगह नहीं है इस देश में। अगर जो कोई कानून न माने, कानून व्यवस्था न माने, संसद न माने, न्यायपालिका हाई कोर्ट न माने, सुप्रीम कोर्ट न माने, अपना ही कानून लेके राज करने की कोशिश जो कर रहे हैं, ऐसी विचारधारा। आप देखो, जहां ये संगठित होते हैं वहां पर पत्थरबाजी आखिर क्यों होती है? आखिर इनके इस में हम लोगों के लिए कि आप क्या करने की कोशिश करते हैं? आप जहाँ मतलब आप संगठित हैं, जहाँ पर आपकी आबादी ज्यादा है वहां पत्थरबाजी करेंगे। आप गुजरात को उठा लीजिए, वहां पर गणेश प्रतिमा पर इस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी। अब ये संख्याओं में आखिरकार बढ़ोतरी क्यों हुई है? क्योंकि विपक्षी दल इसको बुलाने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक रूप से इनको नफरत पैदा कर दी है इनके अंदर। ये इसलिए है, वो लोग जो अपने घर में शांति से रहना चाहते हैं, उनको सांप्रदायिक तरीके से उनके विचारों को उबाल दिया जाने का जो लगातार ये नंगा नाच चल रहा है राजनीति के रूप में, ये कहीं ना कहीं भयावह होने वाला है भविष्य के लिए। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी के जमाने में जब किसी की बिटिया किसी की उस पर इज्जत पर हाथ डालते थे तो बताया जाता था थानों में FIR दर्ज नहीं होती थी। तो नहीं उनको आखिरकार आप कलर दे रहे, आप उनको दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे तो इस तरीके की घटना नहीं हो रही होती। आप भारतीय जनता पार्टी के अभी ये प्रवक्ता बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी का रचाया षड्यंत्र था, ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए कर रहे। कोई राजनीतिक बयानबाजी पर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक है ही नहीं, ये तो सिर्फ सोच का खेल है। आपकी सोच में भरा हुआ है कि आप किस तरीके से नफरत करते हैं कि अगर आप जहाँ रह रहे हैं हम क्यों नहीं निकलेंगे वहां से? क्या निकल नहीं सकते? आप ये लगातार ही बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा न तो हमारे कोई देवी देवता का जुलूस निकल सकता है, लेकिन आपकी ताजिया निकल सकती है। तो ये जो नफरत भर दी गई है ना राजनीतिक दलों द्वारा, ये बहुत खतरनाक है और ये विपक्षियों को समझने की जरूरत है। इसको राजनीति में भुनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है और ये मुद्दा बहुत ज्वलनशील है। इस पर इस तरीके की राजनीति न हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें एक पक्ष हमेशा दोनों पक्षों का नुकसान होता है, क्योंकि एक पक्ष का फायदा और एक पक्ष का नुकसान नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता इस तरीके से होना चाहिए। और बिल्कुल, देखिए साजिश है तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि राम गोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई है इस हिंसा में, वो वापस नहीं आ सकता। तो ऐसी साजिश, ऐसा कुकृत्य नहीं होना चाहिए। और इसी पर मैं अशोक जी का रुख करूंगी। अशोक जी, जिस तरीके से सपा की बात करें तो सपा के कार्यकाल में क्या कोई दंगई नहीं होती थी? क्या हिंसा नहीं होती थी? हमने अभी ग्राफिक्स के
जरिए भी समझाया कि सपा के कार्यकाल में भी ग्राफ कितना बढ़ा था और योगी के कार्यकाल में थोड़ा ग्राफ नीचे आया है दंगई का। लेकिन हम जो कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठकें भी करते थे और समीक्षा भी की गई थी, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में इस घटना के बाद से सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष को एक मुद्दा मिल चुका है। क्या ये लगता है आपको कि वाकई में साजिश है? देखिए मैम जी, आज की डिबेट आपने अगर रखी है तो विषय पर बात तो होगी। अगर आपने डिबेट रखी है बहराइच पर तो उस पर बात करना लाजमी है। ये तो नहीं कह सकते कि सपा में क्या था, भाजपा में क्या है, भाजपा में ग्राफ गिर रहा है, यहाँ शुरू करेंगे तो हम डिबेट कैसे करेंगे? घटना है, पहले घटना पर चर्चा होने दीजिए ना। जो घटना हुई है उस पर चर्चा होगी, उस पर बात होगी ना। घटना चर्चा सर इतने दिनों से चल ही रही है, 3 दिन हो गए, 3 दिनों से सारे न्यूज चैनल इसी पर बने हुए। इतनी बड़ी घटना है, हर कोई इस घटना से वाकिफ है। आपके क्वेश्चन पर बोल रहा हूँ मैडम जी, आप सपा की बात करती हैं, तमाम बातें करती हैं, लेकिन घटना की बात पर आइए। जो घटना रखी है आपने उस पर आना पड़ेगा आपको। मैं वहीं शुरू करता हूँ। बिल्कुल। आज इतनी बड़ी घटना हुई है, कैसे हुई है, किस हालात में हुई है, ये पूरा प्रदेश और प्रदेश की जनता खुली आंखों से देख रही है। प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही करेगा, प्रशासन से इतनी बड़ी चूक होगी, वहाँ पुलिस व्यवस्था नहीं की जाएगी। जिन रूट पर जुलूस जाना था उस रूट पर भारी बंदोबस्त पुलिस का नहीं किया गया, पुलिस का लचर व्यवस्था की गई और इन्हीं वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। एक व्यक्ति की जान, किसी भी इंसान की अगर जान गई है तो वो कीमती है। जान की इतनी कीमत है, हमें बहुत दुख है इस चीज का। सबको तो होगा कि जान क्यों गई। अगर समय रहते पुलिस होती, पुलिस की व्यवस्था होती तो ये जान नहीं जाती, किसी कीमत पर नहीं जाती। जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात करती है योगी सरकार, यही उसका जीरो टॉलरेंस है। क्या ये जीरो टॉलरेंस पता है कि इतना बड़ा जुलूस निकल रहा है, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, उसमें पुलिस व्यवस्था ही न की जाए, ये कहाँ का न्याय है? प्रशासन पूरी तरह से फेल है, लचर है और ये मैसेज जा रहा है पब्लिक में। पब्लिक जान रही है कि कोई मर जाए उसे क्या फर्क पड़ता है। लाशों पर राजनीति कर रही है भाजपा। चलिए, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं अशोक जी, तो एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि झारखंड के गढ़वा में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान में विवाद हुआ, इतनी बड़ी हिंसा वहां पर भी हुई है। वहां की कानून व्यवस्था का क्या? वहां पर तो आपकी ही सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष की सरकार है। प्रशासन के हाथ खून से रंगे हुए हैं, योगी शासन के हाथ खून से रंगे हुए हैं, लगातार बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं, बहराइच की घटना पैदा हो रहा है, खून से सने हुए हैं आप आज योगी सरकार के। जी आप उस पर तो बोलिए। खैर, मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। बिल्कुल अपर्णा जी, बोलिए आप। 2013 में 247 दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे, और आपको बता दूं 2014 में 242 सांप्रदायिक दंगे थे। इसमें जमीन के मामले थे, इसमें जाति के मामले थे, इसमें छात्रों के दंगे थे। 2015 में 219 हुए, 2016 में 100 दंगे से ऊपर हुए। और आपको बता दूं, मैं कहीं ना कहीं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जैसे ही आपकी सरकार आती है तो गुंडागर्दी स्वाभाविक रूप से सामने कैसे आ जाती है। आपकी सरकार में जैसे ही आप मजबूत होते हैं तो आपकी पार्टी की बयानबाजी आखिर बदल कैसे जाती है, क्यों हो जाती है इस तरीके की? आप उस पर क्यों नहीं, विचारधारा पर क्यों नहीं बात करते हैं? आपने ऐसी राजनीति क्यों, सांप्रदायिक राजनीति क्यों करते हैं आप? संप्रदाय की अपने आप बात करेंगे तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अलग समुदाय की बात करेगी? तो आखिरकार आप बात करेंगे तब उस तरीके की करेंगे। नफरत की भावना की राजनीति करने के लिए जाति की बात करते हैं, जाति में बांटने की बात करते हैं, नारा लगा देते हैं साहब आप पीजिए का। तो आखिरकार ये कब तक चलेंगे? बांटने की राजनीति, आखिर संगठित रहने की अपर्णा जी, अभी इनकी सरकार नहीं है सपा की, आपकी सरकार है। आपके सरकार में क्यों बहराइच में दंगा हुआ? आप ये जवाब दीजिए ना। इनकी सरकार होती, अगर जनता इनको चुनती तब इनसे जवाब बनता ना। अभी आपकी सरकार है, जनता आपसे भी जवाब मांग रही है। मैं जवाब दे तो रही हूँ। पुलिस तैनात थी वहाँ पर, ऐसा नहीं है पुलिस नहीं तैनात थी। अचानक से अगर 100 काफी संख्या में अगर लोग आएंगे तो पुलिस से लापरवाही क्यों हुई? वो किसी के घर पे जाके झंडा उतारना, बदलना, या कैसे लोगों ने उकसाया? तो क्या होगा? वो हमला प्री प्लान था, बाकायदा विरोधियों द्वारा किया गया था, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए था क्या? इसके पीछे सवाल नहीं उठता। ये वही क्यों हुआ जहाँ पर संगठित रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ ही क्यों प्लान हुआ? वही हर आप देखो, गुजरात में हुआ, झारखंड में हुआ, वैष्णवी जी बता रही है, अब उत्तर प्रदेश में
दूसरे संप्रदाय के लोग अगर आपके किसी पैगंबर पर बोलेंगे तो आके अपर्णा जी, लेकिन सवाल यही है कि पता था कि मुस्लिम गली से वो जो है जो मूर्ति विसर्जन के लिए मूर्ति निकलनी थी, तो ऐसे में पूरी तैयारी यहाँ पर की जानी चाहिए थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारी को लेकर के समीक्षा बैठक भी ली थी। अपर्णा जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ से समीक्षा बैठक ली थी, पता था कि उस एरिया से निकलेगा तो उसमें पुलिस बल को एकदम सतर्क होना चाहिए था, लेकिन पुलिस सतर्क क्यों नहीं थी? हम 25 मिनट की बात कर रहे हैं, जिस 25 मिनट में ये घटना को अंजाम दिया गया, झंडा उतारा गया, उसके बाद में खींचा गया, अंदर मारपीट हुई, गोली चलाई गई, ये सब 25 मिनट के अंदर हुआ, तो पुलिस क्या सो रही थी? पुलिस नहीं सो रही थी, पुलिस थी वहां पर तैनात। ऐसा नहीं है, बाकायदा पुलिस ने इंतजाम के एसपी की बयान दिया है, बाकायदा इंतजाम जी, तो क्या कर रही थी? कहीं से कहीं तक उस घटना के बीच में पुलिस नजर नहीं आई। कोई चीज प्री प्लान होगी तो पुलिस अचानक से प्री प्लान होगा, दंगा होगा और हम साजिश करके बैठे। अरे प्री प्लान था, साजिश था, तो आपकी एलआईयू कहाँ चली गई थी? पुलिस की एलआईयू कहाँ थी? ऊपरी टीम कहाँ थी? इस मामले में तो सबसे ज्यादा सतर्क रहती है। चलिए अखिल जी, एक और सवाल मेरा आपसे है कि अगर ये साजिश है तो बहुत ही खराब है, क्योंकि जिस तरीके से आपने पहले भी जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपने काफ़ी करीब से देखा है, और ऐसे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में क्या लगता है, वाकई में साजिश है या फिर हिंसा और एक तरीके से घटना ही है? देखिए, अभी जैसे अपर्णा जी कह रही है कि एक प्री प्लान था, यानी एक साजिश थी, तो साजिश अगर वो थी तो पुलिस को खबर कैसे नहीं हुई? एलआईयू होती है, सुरक्षा, वहाँ पे गोपनीय टीम होती है, सब इसकी एक समीक्षा पहले हो जाती है, प्रशासन करता है, डीएम करता है, एसपी करता है, हर थाने से, हर चौकी से रिपोर्ट मांगी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार भी इस मामले में सख्ती बरतती है कि अगर किस रूट पे जा रहा है, नए रूट ना हो, नए रंग रूट अगर लड़के हैं तो उन पर निगाह रखनी होती है। वहाँ पुलिस से चूक कैसे हो गई? अगर वो प्री प्लान था, अभी अपर्णा जी ने कहा वो प्री प्लान था, तो प्री प्लान अगर था तो पुलिस वहाँ क्या कर रही थी? गोपनीय टीम उनकी कहाँ चली गई थी? ध्वस्त कैसे हो गई? इतनी बड़ी घटना, 25 मिनट लग रहा है, वो झंडा उतारने छत पे किसी के जा रहा है, झंडा चेंज होता है, कहासुनी होती है, मारपीट होती है, फायर होता है, उसके बावजूद पुलिस कहाँ रह गई? अगर उस भीड़ में अगर पुलिस चल रही थी तो उसने क्यों नहीं रोका? वहाँ पर उसको उस चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए था। ये पता होता है कि कहीं ना कहीं चिंगारी अगर लगेगी तो आग का रूप ले लेगी, ये पुलिस ने क्यों नहीं इस पर एक्शन तुरंत लिया? कहीं ना कहीं कमी पुलिस की है। पुलिस पे चलिए ठीक है, सीओ को सस्पेंड कर दिया, एसओ को सस्पेंड कर दिया, उससे क्या वो पीड़ित परिवार की जो भरपाई वो भर पाएगी? उसके औलाद किस घर से चला गया, उसके परिवार से पूछिए कि क्या बीत रही उसके ऊपर। सांप्रदायिक जब दंगे होते हैं तो कोई नेता, अधिकारी, मंत्री इनका नुकसान नहीं होता है, एक गरीब के घराने के कहीं ना कहीं परिवार का होता है। उस परिवार में पूछे, कई रिपोर्टें आई, अब तस्वीर देखिए, बहुत से ऐसे घर रहे जिनकी बेटी की शादी के लिए दहेज रखे गए थे, मोटरसाइकिल खड़ी थी, उनकी दहेज में आग लगा दिया गया, घर जला दिए गए, दोनों तरफ लोग प्रभावित हुए हैं, नुकसान हुआ है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुई? खाना पूर्ति के हिसाब से एसओ को गिरा दिया गया, सीओ को सस्पेंड कर दिया, खत्म हो गई। आज हम बैठे चर्चा कर रहे हैं सपा बीजेपी के बीच में बैठ के कि दंगे क्यों हुए, किस पे आरोप, वो सपा पे बढ़ रहे हैं, बीजेपी है वो सपा पे, सपा बीजेपी पे कर रही है, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं जनता का होता है। यहाँ ये समझना होगा कि जो युवा थे, आप देखिए जब लाठी डंडा लेके निकल रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं 12 साल से लेकर 30 साल तक के केवल रंगरूट लड़के थे, उसमें कोई एडल्ट नहीं था इतना जिम्मेदार कि उसको कोई समझा पाया। अंतिम संस्कार के लिए वहां जाते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं एक्शन हो जाता है, वहां पे लोग उकसा देते हैं और वो सड़क पे आ जाते हैं और मामला बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ कमी पुलिस की थी, प्रशासन की थी। इससे पहले उसी दिन देखिए, एक दिन पहले गोंडा में भी चुटपुट घटना सामने आई, लेकिन वहां के प्रशासन ने, डीएम हो या एसपी हो, उन्होंने तत्काल मौके पे जाकर नजाकत को समझा और वहां चिंगारी आग से बनने से पहले रोक लिया, वहां कंट्रोल कर लिया। उनको पता था अगर यहां हो गया तो रोक पाना मुश्किल होगा, और दंगा एक दिन का नहीं होता है, 3 दिन 4 दिन 15-15 दिन चलते हैं। निश्चित तौर पे कहीं प्रशासन सख्त रहा, कहीं पुलिस की कमियां आई है, प्रशासन की कमियां है, वही वजह रही कि बहराइच में ये तस्वीर सामने आई है और नुकसान गरीब आदमी का हुआ है। निश्चित तौर पे एक दूसरे पे अगर आरोप जो मढ़ रहे हैं, अगर वहां पर एक दूसरे कहीं ना कहीं साथ खड़े होते हैं, हमेशा देखने को मिलता है, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे वो दुर्गा पूजा का जुलूस हो, जब दोनों समुदाय एक साथ खड़े होकर निकाह कराते हैं, विसर्जन कराते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान नहीं होता है। ऐसे में ये लोग नहीं आएंगे। मैंने पहले कहा, जैसे उन्होंने कहा प्री प्लान है या राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, चुनाव आने वाला है, चाहे उपचुनाव है, चाहे 27 का चुनाव है, कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे जो नेता होते हैं वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो खामियाजा बड़े लोगों को भुगतना पड़ता है, जो उन गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है।
चलिए, अशोक जी हमारे साथ में बने हुए हैं। अशोक जी का रुख करूंगी। अशोक जी, जिस तरीके से साजिश करार दिया जा रहा है और लगातार सत्ता पक्ष जो है वो यही बता रहा है कि ये साजिश है, प्री प्लान्ड है, तो आपका अब इसमें क्या कुछ कहना है? देखिए, ये प्रथम दृष्टया लगता है कि योगी सरकार तमाम मुद्दों पर जो फेल हो चुकी है, 24 का चुनाव बुरी तरह हार चुकी है जी। आने वाले समय में उपचुनाव है तो 27 में बुरी तरह हारने जा रही है योगी सरकार। उसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, महंगाई कम नहीं कर पा रही, बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रही है, किसान नौजवान सब आक्रोशित हैं, पिछड़े दलित आक्रोशित हैं। ऐसे समय में तमाम बिल लाई वापस लेना पड़ा, बटेंगे तो कटेंगे की बात करती है। किसी भी तरह से सरकार ध्रुवीकरण चाहती है और इस तरह का एंगल लाना चाहती है जिससे उसके वोट कहीं कहीं से वापस आ जाए। ऐसे में वो इतनी नीचे गिर सकती है सरकार कि पुलिस ही निष्क्रिय हो गई। अब पुलिस, अगर सरकार का डर होता, सरकार का प्रभाव होता, कुछ इशारा इधर उधर ना होता तो पुलिस मौके पर रहती। और पुलिस इतनी कमजोर नहीं है भारत की। पुलिस चाहे तो कोई कुछ क्यों नहीं बोल सकता है। अगर पुलिस की मंशा होती कि ये सब चीजें ना हो तो कुछ नहीं होता। पुलिस सबको चौबंद कर लेती, पूरी व्यवस्था दे देती। लेकिन ये खिलवाही करके ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। योगी प्रशासन के हाथ खून से रंगे हैं। जो मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी योगी बाबा बिल्कुल, जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसके बाद में है। कानून व्यवस्था पर तो जरूर सवाल उठते हैं, लेकिन अपर्णा जी कम समय में अपनी बात रखिए। मुझे बता, टीवी डिबेट पर लगातार ही चर्चा हो रही है। वैष्णवी जी गोली मार दी गई। मैं बता दूं आपको, 35 छर्रे निकले हैं उस व्यक्ति के जो मारा गया है और उसके करंट लगाए गए हैं। उस पर बाकायदा आपको बता दूं धारदार हथियारों से वार किया गया है। ब्रेन हेमरेज से उसकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम में ये निकल के आया। तो आप समझ सकते हो नफरत का आखिर दायरा कितना ज्यादा रहा होगा। उस व्यक्ति को इस तरीके से मारा गया। खैर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जिनका भी नुकसान हुआ है पीड़ितों के साथ खड़ी है और उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और जो उपद्रवी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो चाहे कोई भी हो। मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ, सरकार फेल नहीं हुई है प्रवक्ता महोदय। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। आप किसी विषय पर चर्चा करके देखिए, रोजगार के क्षेत्र में देखिए, आप काम हो रहे हैं। आपसे वैष्णवी जी ने खुद कहा था कि कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था को लेके माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं काम अच्छा कर रहे हैं। वैष्णवी जी की रिपोर्ट से बताया है, आपको रिपोर्ट दिखाई गई ग्राफिक्स द्वारा। आपके सुरभि जी भी यही कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। तो इसको ऐसे मत कीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी फेल हो गए हैं, या कहना आपके लिए बड़ा सरल है। आप विपक्ष के प्रवक्ता है तो आप बोलेंगे, लेकिन फेल नहीं हुई है। आज लोग यहाँ पर दौड़ रहे हैं, 100 की स्पीड में गाड़ियां चल रही है, महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। महिलाएं आज निरंतर से बाहर निकलती है, नौकरी करती है, नेट शिफ्ट करती है। तो आज कहां से कहां पहुंच गया योगी आदित्यनाथ जी का अपना रुतबा और वहां की अपनी। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग को देखो, आप बाहर के निवेश को लेकर देखो कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है। पहले तो जो व्यापारी हुआ करते थे उनको किस प्रकार से धमकाया। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी घटना तो हुई है, उसके बाद में तमाम जो सवाल है वो सभी के जहन में है, लेकिन सवालों के जवाब भी है वो जल्दी निकल करके सामने आ रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से हम बात करें इस घटना की, तो इस घटना के बाद से लगातार सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है और लगातार कार्रवाई भी हम देख रहे हैं कि हो रही है, लेकिन कानून व्यवस्था पर लगातार अब जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है और एक मुद्दा विपक्ष को मिल चुका है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया हेड के साथ में। नमस्कार।